क्लैरिटी रखिए, जितना आप क्लैरिटी रखोगे, जितना कंफ्यूजन दूर रखोगे अपने चार्ट से, उतना आपको ट्रेडिंग में सुविधा होगा। एवरेज में फायदा जितना है उतना लेवरेज में खतरनाक भी है। रेंज में चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। जब भी मैं कोई भी कवर करता हूँ आपके साथ, मैं जनरली लार्ज कैप या मेगा कैप स्टॉक से कवर करता हूँ। आग से ज़्यादा खेलोगे तो हाथ जल जाएगा। वही आग खाना बनाती है, वही आग पूरा का पूरा घर झोंक सकती है। ये मूवमेंट नैस्डैक में आपको एप्पल के वजह से मिला है। एप्पल ने बहुत अच्छा मूवमेंट किया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, हम वीकेंड पे पूरे मार्केट का नेविगेशन करते हैं। तो इस हफ्ते भी हम बैठेंगे और देखेंगे वीकेंड्स पे मार्केट कैसा पैन आउट कर सकता है। तो नेविगेशन करने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि आने वाले हफ्ते के लिए हम रेडी होते हैं। जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो ऑलरेडी हम जो है गो थ्रू कर चुके होते हैं, जिससे हम जो है मार्केट से सरप्राइज नहीं होते। अगर मार्केट कुछ हमारे ऊपर ऐसा कुछ फेंकता है तो हम सरप्राइज नहीं होते। हम लोग ये कॉन्फिडेंट रहता है कि ठीक है, हम लोगों ने बैठ के आराम से एनालिसिस करी है वीकेंड पे, तो वी आर लाइक अवेयर कि ये कंडीशंस हो सकती हैं। मार्केट काफी आप देख सकते हो कि गिरा हुआ है, और मार्केट में जो अब रियल ब्रेथ है, रियल मोमेंटम है, वो बिगड़ने लगी है। तो आइए चल के देखते हैं चार्ट्स पे कि कहाँ पर अगर राहत मिल सकती है, या यहाँ से मार्केट और खराब हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर खराब होगा तो वो कौन से लेवल्स हैं जो आपको अपने ध्यान में रखने हैं, जो आपको अपने ज़हन में रखते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। और आप ज़रूर से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको हमारी डिलीवरी पसंद आ रही है तो। लेट अस स्टार्ट। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने निफ्टी का पहले वीकली चार्ट खोल लिया है, और वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि निफ्टी पे पिछले 5-6 हफ्तों से 1, 2, 3, 4, 5, 6 हफ्तों से निफ्टी में जो प्राइस एक्शन बन रही है वो लो लोस की बन रही है। मतलब कि आप देखो, हर एक हफ्ते में जो प्राइस की क्लोज मिली है वीकली बेसिस पे, वो अपने पिछले लोस से नीचे ही मिली है। तो लगातार जो है यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमने आपको बोला कि 2-3 हफ्ते तक, मतलब यहाँ तक तो हम भी सोच रहे थे कि ये मोटा मोटी जो है एक रिट्रेसमेंट लग रहा है, लेकिन अब ये एक रिट्रेसमेंट नहीं लग रहा है। 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले जब हम लोगों ने आपके साथ एनालिसिस करी थी, हम लोगों ने आपसे ये चीज़ चर्चा करी थी कि अब ये जो है फॉल थोड़ा-सा स्टीप हो गया है। तो अब ये वहीं पर आप देख सकते हो कि लास्ट वीक में भी काफ़ी अच्छा सेलिंग हम लोगों को मिला, और ये जो 10 वीक का मूविंग एवरेज है, यहाँ पर देखिए प्राइस इसको तोड़ती है। ये देखिए, जब तक ये 10 वीक का मूविंग एवरेज सपोर्ट की तरह काम करता है ना, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन एक बार ये 10 वीक के मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस जाना शुरू कर दे, तो आप समझिएगा कि यहाँ पर दिक्कत शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर वही देखने को मिल रहा है कि 10 वीक के मूविंग एवरेज के नीचे पिछले 3 हफ्ते से प्राइस है, और यहाँ से प्राइस जो है वो मोटा-मोटी सेल ऑफ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो, आप वॉल्यूम्स भी थोड़े से अच्छे मिलने लग गए हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो देखते हैं ना, जब भी मार्केट गिरता है तो हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला होता है कि कौन-सा सपोर्ट का लेवल है, कहाँ जाके मार्केट एक पुल बैक दे सकता है, और दूसरा हमें देखना पड़ता है कि कौन-सा रेजिस्टेंस का लेवल है, कहाँ जाके मार्केट वापस जो है धक्का खा के नीचे आ सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं निफ्टी के वीकली चार्ट पे देखूँ तो बहुत ऑब्वियस सा एक जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है, वो 24,000 के आसपास दिखाई दे रहा है, राइट? और आपको याद है कि 24,000 का लेवल जो है, हम लोगों ने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत डिमांड आती हुई दिखाई दे रही है। क्यों आती हुई दिखाई दे रही है, इसके पीछे के लॉजिक को पहले हम समझते हैं, राइट? देखिए, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सपोर्ट कैसे? देखिए, ये जो 24,000 का लेवल है ना, वहाँ पर प्राइस ने बहुत बार हिस्टोरिकली जो है रिएक्ट किया है। तो आप देख सकते हो कि 24,000 के लेवल्स पे प्राइस बहुत बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार रिएक्ट कर चुकी है। तो अगर ये 24,000 के लेवल पे प्राइस पहुँचती है, तो एक और रिएक्शन का जो है हम उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा, एक राउंड नंबर है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो 24,000 जो है, एक हमें जब भी हम बात करते हैं ना, जब भी हम नंबर्स में बात करते हैं, जब भी हम निफ्टी की बात करते हैं, जब भी हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की बात करते हैं, तो राउंड नंबर से हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 24,000 का जो नंबर है, वो एक राउंड नंबर है। तो ऑफ कोर्स ये भी एक साइकोलॉजिकल थोड़ा-सा इम्पैक्ट करेगा प्राइस को, राइट? और उसके साथ-साथ अगर आप मोमेंटम को देखोगे, आरएसआई को देखोगे, तो आरएसआई जो है 50 लेवल पे रुकी हुई है, राइट? तो वीकली चार्ट पे आरएसआई का 50 लेवल इज़ एन इम्पोर्टेंट लेवल। अगर डेली चार्ट होता तो मैं आपको इतना नहीं बताता। लेकिन हाँ, वीकली चार्ट पे ऑफ कोर्स 50 लेवल थोड़ा-सा जो है वो बायस रखता है। तो अब अगर 24,000 पे आ जाती है, या 24,000 के आस-पास जाकर अगर बाउंस करती है, तो क्या देखना चाहिए? तो यहाँ से ना फ्रेंड्स, प्राइस की स्पीड देखनी चाहिए। यहाँ से प्राइस किस स्पीड से मुड़ती है वो देखनी चाहिए। यहाँ से देखनी चाहिए कि प्राइस एक्चुअली करती क्या है। 24,000 पे सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट है तो क्या है?
वहाँ पर डिमांड है तो क्या हुआ? अरे यहाँ पर डिमांड होने से मतलब नहीं है। डिमांड लेवल देखिए, एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कोई भी डिमांड लेवल होता है, तो डिमांड लेवल का मतलब ये नहीं होता है कि प्राइस यहाँ पर जो है, डिमांड लेवल का मतलब कि यहाँ पर पहले बाइंग आ चुकी है, राइट? प्राइस एक डिमांड लेवल पे आती है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, वापस आती है, वापस ऊपर की तरफ जाती है, वापस आती है। तो इसका मतलब कि पहले यहाँ बाइंग आ चुकी है, पहले इस लेवल पे बुल्स जो हैं वो मौजूद थे। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है कि अभी भी, आगे भी इस लेवल पे बुल्स जो हैं वो मौजूद रहेंगे। तो यहाँ पर जब प्राइस आएगी ना, हमें देखना होगा कि क्या यहाँ पर बुल्स मौजूद है, और अगर मौजूद है तो प्राइस को यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर लेके जाएंगे तो कितना ऊपर लेके जाएंगे, क्या इंपैक्ट होगा प्राइस पे, वो रीड करना जरूरी है, और उसके बेसिस पे हम बता पाएंगे कि यहाँ पर प्राइस ने बॉटम बनाया है कि नहीं, राइट? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले हफ्ते में 24K लेवल जो है मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 300 पॉइंट का डिफरेंस है, आप देख सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, अपने नैन चक्षु खुले रखिएगा कि यहाँ पर प्राइस किस हिसाब से बिहेव करती है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, रेजिस्टेंस की बात करें कि ठीक है 24,000 पे प्राइस टप्पा खाएगी, ऊपर जाएगी। रेजिस्टेंस देखिए 24,800 का जो लेवल है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जो वीकली हाई लेवल्स है मोस्ट प्रोबेबली, राइट? वीकली हाई लेवल्स के ऊपर 24,800 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो हमें एक सप्लाई जोन, एक डिमांड जोन दोनों मिल चुकी हैं। अब प्राइस का क्या रिएक्शन रहता है वो सपोर्ट जोन पे या रेजिस्टेंस जोन पे या सप्लाई जोन पे, डिमांड जोन पे, वो हमें देखना होता है। अगर प्राइस डिमांड जोन पर सपोर्ट लेकर जो सप्लाई जोन है उसको चीरती हुई आगे निकल जाएगी तो हम बोल सकते हैं कि डिसेंट पुल बैक हमें मिल सकता है। और अगर डिमांड जोन पे टप्पा खाती है, थोड़ा सा वहां पर टाइम जो है वो बिताती है और फिर उसको भी तोड़ देती है, तो फिर नीचे के लेवल्स की बात करेंगे जो कि 23,000 22,000 नेक्स्ट की बात करेंगे, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाते हैं। बिना मतलब देखिए, अगर सपोर्ट मुझे चार्ट पे मार्क करना है तो मैं तो सपोर्ट मार्क करते करते 6,000 तक भी जा सकता हूँ, है ना? तो वो उस एनालिसिस में कोई फायदा नहीं है। आपको मल्टीपल लेवल्स देखकर कंफ्यूज करना या मल्टीपल लेवल्स की एनालिसिस करना, इसमें हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। अपना जो गोल है एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई एक दो लेवल हमारे पास हैं, इन दो लेवल्स पे प्राइस आएंगी और उसके बाद प्राइस इन लेवल्स पे कैसा रिएक्ट करती है, उसके बाद हम वापस आके एक बार एनालिसिस करेंगे, राइट? तो ये चीज बहुत बहुत जरूरी है कि क्लैरिटी रखिए। जितना आप क्लैरिटी रखोगे, जितना कंफ्यूजन दूर रखोगे अपने चार्ट से, उतना आपको ट्रेडिंग में सुविधा होगा। तो ये निफ्टी का जो है वीकली चार्ट है, जहां पर हम लोगों ने आपके साथ ये डिस्कशन किया कि 24,000 का एक इंपॉर्टेंट जो है डिमांड लेवल है, 24,800 का एक इंपॉर्टेंट सप्लाई लेवल है, राइट? अब हम डेली चार्ट पे आते हैं। अब डेली चार्ट पे देखिए, जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि मूविंग एवरेजेस जो है एक वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल टूल है। मूविंग एवरेज के ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया है अभी हमारे सीएमटी के प्लेलिस्ट में। तो पहला वीडियो बना है, उसमें दूसरा वीडियो भी आएगा, तो आप जाके वो अगर सीरीज पूरी देखोगे ना सीएमटी वाली, तो उसमें भी आपको बहुत चीज टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बहुत सीखने को मिलेगा, राइट? तो यहाँ मूविंग एवरेज देखिए, 10-20 डे के मूविंग एवरेज को प्राइस जो है एज ए सपोर्ट यूज कर रही थी, और ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज टूट गया तो प्राइस इसको एज ए रेजिस्टेंस यूज करना शुरू करती है, राइट? तो अब हमने जो एनालिसिस करी थी थोड़ी देर पहले वीकली चार्ट पे, उसकी कोरिलेशन अगर आप इसके साथ करते हो तो आपको अगर 24,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है, 24,000 पे एक स्ट्रॉन्ग बाउंस मिलता है, 24,000 के आसपास भी मिलता है, 24,000 एग्जैक्टली जरूरी नहीं है, आसपास भी होने से चलेगा, तो आसपास मिलता है तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? देखिए, आप अपने आप जो है वो ट्रेडिंग सीख जाओगे, आप अपने आप जो है एनालिसिस करना सीख जाओगे अगर आप धीरे से और आराम से चीजों को फॉलो करो, राइट? हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि ये वापस जो है 10-20 डे का मूविंग एवरेज को रिक्लेम कर ले। निफ्टी ये वापस 10-20 डे के अगर मूविंग एवरेज को रिक्लेम कर लेती है 24,000 पे बाउंस करके, तो आप ये एकदम निश्चिंत होकर ये समझ सकते हो कि प्राइस जो है हो सकता है वापस ऊपर जाने के लिए रेडी है। लेकिन प्राइस अगर नीचे आती है, समझिए आने वाले हफ्ते में थोड़ा सा हमें और करेक्शन मिल जाता है, प्राइस नीचे आती है, फिर ऊपर जाके अगर 10-20 डे पे रेजिस्टेंस खा जाती है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है कि 10-20 डे एज ए रेजिस्टेंस काम करना शुरू कर चुका है, तो आप ये एक्सपेक्टेशन करना कि प्राइस वापस जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगी। आरएसआई जो है वो 30 के पास है। अभी 30 के पास आरएसआई अच्छा चीज़ है कि खराब चीज़ है, ये आप थोड़ा-सा अपने दिमाग पे ज़ोर डालिए और समझने की कोशिश करिए कि अगर आरएसआई 30 के, बहुत लोग बोलेंगे ना कि 30 पे जो है ओवरसोल्ड लेवल आ गया, और ओवरसोल्ड लेवल जो है वहाँ से प्राइसेस बाउंस करते हैं ज़रूर, लेकिन क्या ट्रेंड चेंज होती है? ये देखिए, इसका जवाब मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। अच्छा, ये देखिए, एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है। अब मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट पे अगर आप देखोगे, ये आपको ऑरेंज क्रॉस दिखाई दे रहा है, ऑरेंज क्रॉस। ये ऑरेंज क्रॉस हम लोगों को ये सिग्नल देता है कि यहाँ से एक एग्जिट सिग्नल आया है, राइट? तो आप अगर लॉन्ग हैं
तो आप अपने जो है नयन चक्षु खोल लीजिए। आप जो है अपने टेक्निकल ब्रेन को थोड़ा-सा ट्रिगर करिए और यहाँ पर एग्ज़िट के सिग्नल्स ढूँढिए। तो ये जो देखिए हम लोगों को किस तरह से ये टेम्पलेट हेल्प करता है कि यहाँ पर निफ्टी में ऑलमोस्ट आप देखोगे 25,000 के आस-पास जो है एक अलर्ट हम लोगों को मिल गया था कि यहाँ से जो है वो करेक्शन डीप होने वाली है और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ से ये करेक्शन डीप चली गई है। ये बैकग्राउंड देख रहे हो, ये बैकग्राउंड जो है येलो हो गया, जो कि हमें बता रहा है कि निफ्टी जो है अब इज़ नो मोर इन अ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम। और देखिए जब तक ये ग्रीन था, आप देख सकते थे कि जब मार्केट का मोमेंटम भी अच्छा था, निफ्टी का मोमेंटम भी अच्छा था और ट्रेंड भी अच्छी थी। यहाँ पर देखिए ये ऑलमोस्ट एक हम लोगों को ब्रेक डाउन सिग्नल मिला है। तो मतलब ये ब्रेक डाउन सिग्नल हमें बताता है कि किसी न किसी टाइम फ्रेम पे निफ्टी हेवीली ब्रेक डाउन हुई है। तो ये जो है वो एक ब्रेक डाउन सिग्नल भी हम लोगों को निफ्टी में मिला है। तो ये जो है मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है ना फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ एक टेम्पलेट है, ऐसे 2-3 टेम्पलेट है। तो ये एक जो टेम्पलेट्स होते हैं, ये हमें अपनी ट्रेडिंग में और ये हमें अपने एनालिसिस में काफ़ी हेल्प करती हैं। हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, आसान कर देती हैं चीज़ों को। तो ये टेम्पलेट हम अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ आपको प्रोवाइड करते हैं। इसको कैसे यूज़ करना है, इसमें कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ बनी हुई हैं, किस तरह से उन स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई करना है, सब चीज़ हम आपको अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में बताते हैं। तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, 120 घंटे का। प्राइस एक्शन, मार्केट मोमेंटम, मार्केट ब्रेडथ और फिर स्ट्रैटेजी मॉड्यूल्स आती हैं, जहाँ पर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म तीनों तरह की स्ट्रैटेजीज़ हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये प्रोग्राम का पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। एक वीडियो भी डाल रखा है, वॉक थ्रू वीडियो भी डाल रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो लर्निंग में, तो आप वो वीडियो को देखिए, आप वो पेज पे जाइए, डिस्क्रिप्शन को पढ़िए और अगर आपको लगता है कि आपकी ट्रेडिंग गोल अलाइन करती है उस प्रोग्राम के साथ, देन यू आर वेलकम टू जॉइन। अदरवाइज़ इफ यू आर लुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स, अगर आपको लगता है कि आप हिट एंड रन ट्रेडिंग करेंगे, वो ऑप्शन, फ्यूचर्स वगैरह करेंगे और उससे पैसा बना लेंगे, तो मैं आपको साफ-साफ बोलता हूँ कि आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर इट, राइट? अगर आपको सही में ठोस चीज़ सीखनी है, ऐसी चीज़ सीखनी है कि जो अपने लाइफ टाइम के लिए आपको काम आए, यू कैन टेक इट अवे फॉर योर लाइफ टाइम, देन यू आर वेलकम, राइट? मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट प्रोग्राम्स भी हैं, प्राइस एक्शन के शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं, बॉलिंजर बैंड का है, वीसीपी पैटर्न का शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं, क्रिप्टोज़ के शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं। तो अगर आपको अपनी एक्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करना है, तो उन शॉर्ट प्रोग्राम्स को भी आप जो है एनरोल कर सकते हैं, राइट? तो आइए हम आते हैं निफ्टी पे। तो देखिए 30 के लेवल पे लोग बोलते हैं कि अगर मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है, तो एक बाउंस का एंटिसिपेशन होता है। यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारे आपको एरोज़ मार्क करके दिखाए हैं, जहाँ पर प्रीवियस इंस्टेंसेस पे 30 के लेवल जो है निफ्टी में लगे थे। तो देखिए यहाँ 30 का लेवल लगा, बाउंस आया, ऑफ कोर्स आया, लेकिन फिर क्या हुआ? मार्केट नीचे। फिर यहाँ 30 का लेवल लगा, बाउंस आया, ऑफ कोर्स आया, मार्केट नीचे। 30 का लेवल बाउंस आया, मार्केट नीचे, बाउंस आया, मार्केट नीचे, बाउंस आया, मार्केट नीचे, बाउंस आया, मार्केट नीचे। तो फ्रेंड 30 का लेवल, मार्केट एक बार अगर ओवरसोल्ड होना शुरू हो जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है बुल्स के लिए या बायर्स के लिए। ये बताता है कि यहाँ से करेक्शन जो है वो और भी डीप हो सकती है, राइट? होगी, देयर इज नथिंग लाइक दैट, लेकिन हाँ हो सकती है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से मार्केट जो है वो थोड़ा डीप और जा सकता है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, मैंने जैसे कहा कि आपको यहाँ पर बाउंस की इंटेंसिटी देखनी है। आप यहाँ पर देखो ना क्या हुआ, जब भी बाउंस आया क्या हुआ, मार्केट कोई ना कोई मूविंग एवरेज पे, राइट, रेजिस्टेंस खा के वापस नीचे आया। देखिए बाउंस आया, यहाँ पे कौन से मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस खाता है? 10-20 पे। बाउंस आया 50 पे, 10-20 पे, 10-20 पे, 10-20 पे। तो आप देखो कि किस तरह से जब भी बाउंस आ रहा है ना, ये मूविंग एवरेज जो है एक रेजिस्टेंस, एक सप्लाई की तरह काम करती है और प्राइस को वापस नीचे की तरफ ढकेल देती है। तो वही जब यहाँ पर कोई भी आपको ओवरसोल्ड रीजन दिखे या कोई भी सपोर्ट के पास मार्केट दिखे, खासकर डाउन ट्रेंड में, तो आप बाउंस की इंटेंसिटी जरूर पढ़िएगा कि किस तरह से बाउंस आ सकता है और वो किस तरह से उसका आउटकम हो सकता है, राइट? तो ये टेक अवे है आपके लिए आरएसआई का। आरएसआई का एक प्रोग्राम भी है हमारा, जहाँ पर हम लोगों ने इस तरह के 20 कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब हम आ जाते हैं अपने S&P 500 पे। अब देखिए ग्लोबल मार्केट्स जो ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, इंडिया अंडर परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है और बाकी ग्लोबल मार्केट्स आर स्ट्रॉन्गर इन कंपेयर टू द इंडियन मार्केट्स। तो आप देखते हो कि S&P 500 में लास्ट वीक थोड़ी सी करेक्शन मिली थी, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था और हम लोगों ने आपके साथ ये भी डिस्कशन किया था कि अब ये हो सकता है कि अपने ब्रेकआउट लेवल पे या 10 वीक का मूविंग एवरेज है, उसके पास आके बाउंस करे। तो वही हम लोगों को देखने को मिला कि जो मार्केट है उसी के पास आकर बाउंस करता है, अच्छी वॉल्यूम के साथ कर रहा है, आरएसआई 60 पे बाउंस खाकर ऊपर की तरफ गई है। तो इसमें मोमेंटम जो है वो अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एज लॉन्ग एज ये 6150 का लेवल जो है एसपीएक्स में अगर सेफ रहता है,
तो SPX जो है ऊपर की तरफ अपना कंटिन्यूएशन कर सकती है। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स जो हैं वो अमेरिकन मित्र हैं या जो ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके पास एक्सेस है यूएस मार्केट्स का, आप उनके साथ भी जरूर शेयर करिए, राइट। सिमिलरली अगर आप नैस्डैक में भी देखोगे तो नैस्डैक में भी वही सेम टाइप ऑफ फॉर्मेशन। लास्ट वीक के करेक्शन के बाद हम देख सकते हैं कि अपने ब्रेकआउट जोन पे और 10 वीक के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गई। काफी अच्छा प्राइस एक्शन है। आप देखिए ऑलमोस्ट जिसे हम बोलते हैं ना लो और जो है मतलब हाई और क्लोज सेम है और ओपन और लो सेम है। तो मतलब कि काफी अच्छा सॉलिड प्राइस एक्शन को देखने को मिला है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ मिला है। आप देख सकते हो यहाँ से भी 60 से बाउंस है। ये मूवमेंट नैस्डैक में आपको एप्पल के वजह से मिला है। एप्पल ने बहुत अच्छा मूवमेंट किया था। एप्पल को भी हम लोगों ने कवर किया था, अगर आपको याद है। एप्पल के बारे में बात करी थी, वॉलमार्ट के बारे में बात करी थी, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। गूगल के बारे में बात करी थी, जाके देखिए इन स्टॉक्स को जो हम डिस्कस करते हैं अपने पिछले एपिसोड्स में, उन स्टॉक्स को जरूर फॉलो अप करा करिए अगर आपके पास यूएस, क्योंकि हम इंडियन मार्केट्स के स्टॉक्स को डिस्कस नहीं करते हैं, रेगुलेटरी जो बंदिशें हैं, लेकिन हाँ यूएस मार्केट्स के स्टॉक्स को हम जरूर ही डिस्कस करते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या कोई भी रिलेटिव जो यूएस मार्केट को एक्सेस कर सकता है उनके साथ वो आप डिस्कस करिए, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए। तो ये जो मूवमेंट है आप देख सकते हो कि यूएस मार्केट्स में मूवमेंट स्ट्रांग है, ग्लोबल मार्केट्स में मूवमेंट स्ट्रांग है। और जब तक यूएस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नैस्डैक में 22,500 22,500 जब तक सेव है नैस्डैक में, तब तक यूएस का मार्केट भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं कुछ सेक्टर्स पे, जो सेक्टर्स डिस्कस करते हैं कि कौन से सेक्टर्स जो हैं वो थोड़े बहुत स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। तो इस तूफान में, जो इंडियन मार्केट्स के तूफान में, ऐसे दो सेक्टर्स हैं फ्रेंड्स जो थोड़े बहुत स्टेबल दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो थोड़े बहुत जो है ना वॉबली दिखाई दे रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी आप देखो कि पिछले वीक ये 10 वीक का मूविंग एवरेज टूटा। ये 10 वीक का मूविंग एवरेज जो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, फाइनली ब्रेक हो गया और बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 54,000 के आसपास जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वही चीज है, देखिए मैनी टचेस है ना, इस लेवल पे बैंक निफ्टी ने काफी टचेस किए हैं। तो 54,000 के आसपास का लेवल जो है बैंक निफ्टी में सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर थोड़ी बहुत मूवमेंट और नीचे की तरफ आती है तो देखिए 54,000 एग्जैक्ट कभी पिन पॉइंट नहीं होता। 54,000 के आसपास जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लेके चलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्राइस आके मूर्ति भी दिखाई दे रही है, एक डिमांड जोन दिखाई दे रहा है। वापस मैं बोल रहा हूँ ये डिमांड जोन है। अब डिमांड जोन पे यहाँ पर बायर्स आएंगे कि नहीं आएंगे या कितने स्ट्रॉन्ग बायर्स आएंगे वो यहाँ पर प्राइस एक्शन बनने के बाद पता चलेगा, राइट। और यहाँ अगर आप देखोगे यहाँ पर RSI भी जो है वो 50 के पास है वीकली चार्ट पे। तो देखते हैं कि इस हफ्ते कैसा मार्केट बनता है। अगर यहाँ पर बायर्स आ जाते हैं तो यहाँ से जो बाउंस बैक होती है उसकी इंटेंसिटी को हम देखेंगे कि किस तरह से बाउंस बैक की इंटेंसिटी होती है। और वही देखिए 10-20 डे का मूविंग एवरेज। अब बायर्स आएंगे ना तो हमें चाहिए कि प्राइस जो ना 10-20 डे के मूविंग एवरेज को चीरते हुए निकले, उसको सपोर्ट की तरह यूज करे और फिर ऊपर जाना शुरू करे। अगर ऐसा होता है तो आप समझिएगा कि मार्केट में रिवाइवल आने की आशंका है। अगर नहीं होता है तो एक वीक बाउंस आती है तो ये रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे आ जाएगा, राइट। तो ये दो सिनेरियो हो सकते हैं, 1 2। ये हो गया बुलिश सिनेरियो और ये हो गया सेलर का सिनेरियो। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सप्लाई डिमांड का पूरा खेल है दोस्त। अगर आप ठीक तरह से समझ जाओ कौन से टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है तो आपको बहुत फायदा मिल सकता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 30 के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है RSI। तो ऑफकोर्स एक बाउंस लाजमी है, लेकिन वो बाउंस की इंटेंसिटी, बाउंस का स्ट्रेंथ क्या होता है वो भी देखना बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम आते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी से थोड़ा सा स्ट्रेंथ है उसमें, क्योंकि इंश्योरेंस का सेक्टर अच्छा कर रहा है। इंश्योरेंस का सेक्टर अच्छा कर रहा है इसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस के सेक्टर में उस तरह की पिटाई नहीं हुई है जो कि बाकी सेक्टर्स में देखने को मिली है। तो उस कारण थोड़ा वो स्टेबल दिखाई दे रहा है। देखिए 10-20 डे के मूविंग एवरेज को इसने होल्ड करके रखा है। तो अगर मार्केट रिवाइव होगा तो फिन निफ्टी भी रिवाइव होगा। अगर मार्केट अगर गिरेगा तो फिन निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो 25K के आसपास है। RSI देखिए अभी भी 50 के ऊपर जो है वो क्रूज कर रही है यहाँ पर फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी इज अ बेटर, मेरे ख्याल से सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो थोड़ा सा स्टेबल दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जो सेक्टर्स जैसे मैं बोलूंगा कि मार्केट में ये सेल ऑफ के आंधी से थोड़ा सा इम्यून रहे, वो पहला मैं बोलूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम लोगों ने पहले बहुत बार करी है और अभी भी मैं आपके साथ बोल रहा हूँ कि ये जो सेक्टर है ये थोड़ा बहुत सेफ दिखाई दे रहा है और इसमें उस तरह की सेलिंग नहीं दिखाई दे रही है जो कि बाकी सेक्टर्स में हम लोगों को देखने को मिली है, राइट। तो अगर मार्केट में रिवाइवल आता है, मार्केट में स्ट्रेंथ आता है, तो हमें उन्हीं सेक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए या हमें उन्हीं सेक्टर्स को देखना चाहिए जो कि मार्केट गिरते समय सबसे स्ट्रॉन्ग खड़े रहते हैं। तो जैसे कि अगर निफ्टी 5% गिरता है तो कोई सेक्टर जो कि सिर्फ 2% गिर रहा है या 1% गिर रहा है, तो वो सेक्टर जो है उसमें स्ट्रेंथ है, राइट। तो हमें उन सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए।
फिर और ये आप जब तक आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखोगे, जब तक आप चार्टिंग नहीं सीखोगे, ये चीज़ नहीं आपको आएगी। काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं ये चीज़, राइट? तो जैसे बोलते हैं ना कि जब मार्केट रिवाइव होगा तो कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए, कौन से सेक्टर में पैसे डालने चाहिए, वो आपको इसी एनालिसिस से मिलेगा, राइट? तो लगिए काम पे जल्दी-जल्दी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है, ये वो एक सेक्टर है जो कि थोड़ा बहुत स्टेबल है। नेक्स्ट सेक्टर अगर हम बात करेंगे तो ऑटो सेक्टर है। देखिए, पूरे मार्केट का जो चार्ट आप देखोगे सब जगह जो है आपको फॉलिंग कैंडल दिखेंगे, रेड कैंडल्स दिखेंगे, लेकिन ऑटो सेक्टर जो है एकदम साइडवेज मूव पे बैठा हुआ है। अभी तक इस पे कोई ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला है। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स कि इस पे कुछ ना कुछ एक्यूमुलेशन चल रहा है। ऑटो सेक्टर में कुछ ना कुछ एक्यूमुलेशन चल रहा है। ऑटो के स्टॉक्स में कुछ ना कुछ बाइंग चल रही है, क्योंकि ये नहीं गिर रहा है कंपेयर टू द ब्रॉडर मार्केट्स। तो ऑटो सेक्टर के कौन से स्टॉक्स आपको लगते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हैं, ब्रेकआउट दे चुके हैं, ब्रेकआउट दे रहे हैं, या चुप एकदम सॉलिड खड़े हुए हैं, वो नाम आप जरूर नीचे कमेंट में शेयर करिए, राइट? तो ये है ऑटो सेक्टर। तो ये दो सेक्टर जो है फ्रेंड्स थोड़े बहुत गंभीर हैं, थोड़े बहुत जिसे हम बोलते हैं रुके हुए हैं। बाकी सारे सेक्टर्स में सेलिंग जो है वो काफी प्रोमिनेंट देखने को मिल रही है। अब आइए हम बात करते हैं कमोडिटीज की। कमोडिटीज में हम सबसे पहले बात करेंगे सिल्वर पे। तो सिल्वर के डेली चार्ट को अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, तो सिल्वर के डेली चार्ट ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और यहाँ से प्राइस वापस ऊपर की तरफ मूव करती हुई दिखाई दे रही है। अभी जो सिल्वर का पिछला लेवल था करीबन 40 के आसपास का लेवल था, वो लेवल पे प्राइस अप्रोच करने के लिए जा रही है और यहाँ पर आके प्राइस किस तरह से बिहेव करेगी, प्राइस की क्या रिएक्शन रहती है, वो हमें देखना जरूरी है। तो अगर यहाँ पर प्राइस इस लेवल को तोड़ के ऊपर निकलेगी, राइट, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिल्वर में स्ट्रेंथ जो है वो वापस जो है बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर अगर रुक जाती है तो वहाँ पर एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि सिल्वर जो है एक रेंज में है अभी, और स्ट्रेंथ के लिए इसके ऊपर जाना है और वीकनेस के लिए इसके नीचे जाना है। तो ये जो 37 का लेवल है, $37 का लेवल है, इसके नीचे अगर सिल्वर टूटेगा तभी जो है सिल्वर में कमजोरी आएगी। उसके पहले हम कोई भी सिल्वर में कमजोरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक रेंज बाउंड मार्केट है सिल्वर का, तो ऑब्जर्वेशन रखना है। रेंज में ट्रेड नहीं किया जाता है, रेंज में चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है। जब रेंज से प्राइस निकलती है तो फिर ट्रेड किया जाता है, तो इसको अपने ऑब्जर्वेशन में रखिए, राइट? सिमिलरली अगर गोल्ड में देखेंगे तो वही चीज है, पूरा रेंज बाउंड मार्केट है। देखिए ये जो 3500 का जो लेवल था, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरह है और कितना समय देखिए रेंज के अंदर प्राइस ने बिताया है और ना एक सपोर्ट को तोड़ता है ना रेजिस्टेंस को तोड़ता है। पूरा साइडवेज मार्केट जो है वो कंसोलिडेट हो रखा है। तो अगर यहाँ से ये लेवल नीचे की तरफ टूटता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3000 के आसपास, और अगर ऊपर जाकर 3500 को तोड़ता है तो फिर तो आसमान खुला है गोल्ड के लिए। तो रेंज है, तो रेंज में क्या करना है, वही चुपचाप बैठकर ऑब्जर्व करना है। रेंज के बीच में ट्रेडिंग करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप रेंज के बीच में ट्रेडिंग करो तो जस्ट कीप इट ऑन योर वॉच लिस्ट। एक बार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले देन आप जो है इस पे अपना दिमाग लगाना शुरू करिए। आते हैं क्रिप्टोज और फॉरेक्स पे। तो हम यूएसडी आईएनआर को भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन उसमें बनी हुई है और एक सीधा सीधा कोरिलेशन भी अगर आपको दिखेगा मार्केट के साथ तो यूएसडी आईएनआर का होता है। जब जब इंडियन रुपी कमजोर होती है, जब जब यूएस डॉलर मजबूत होता है इंडियन रुपीस के कंपैरिजन में, तब तब आप देखिए एफआईआईस का जो फ्लो होता है वो चेंज हो जाता है। तो पैसा जो है मार्केट से निकलना शुरू हो जाता है जैसे ही रुपी कमजोर होती है। तो अभी के मार्केट में ऑफकोर्स रुपी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आके देखेंगे चार्ट्स पे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिप्टोस की, जो कि है बिटकॉइन। बिटकॉइन में अगर आप देखिए वीकली जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम लोगों को मिला था, अब वो ब्रेकआउट ऑलमोस्ट जो है वापस टेस्ट हो चुका है और ये 10 वीक के मूविंग एवरेज पे जो है वो प्राइस आ चुकी है। टेस्टिंग देखिए, प्राइस की जो टेस्टिंग हुई है एकदम लो वॉल्यूम्स पे हुई है। इसका मतलब कि ये हो सकता है कि एक हेल्दी वो रीटेस्ट हो। आरएसआई 60 पे भी बाउंस खाती हुई दिखाई दे रही है। तो अब अगर इस जोन से बाहर, अभी आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन टाइप का पैटर्न जो है वो बना सकते हो, कि यहाँ पर जो है एक ऐसे ट्रेंड लाइन टाइप का आप पैटर्न जो है वो बना सकते हो इस तरह से। और अगर यहाँ से इस जोन के बाहर बिटकॉइन निकल जाता है ब्रेकआउट करके, तो आप ये समझना कि बिटकॉइन में अच्छी मूवमेंट हम लोग ऑलरेडी ऑल टाइम हाइस के पास जाकर वापस रिटेस्ट हुआ है। और अगर इस जोन को तोड़ देता है ऊपर की तरफ तो बिटकॉइन में अच्छी मूवमेंट हम लोगों को और आगे की तरफ देखने को मिल सकती है, राइट?
तो इसको वॉच लिस्ट पे रखिए, आपको कहीं न कुछ ना कुछ देखिए आजकल ट्रेडिंग करने की कितनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हम लोगों को मिली है, राइट? हम कैश में कर सकते हैं, हम कमोडिटीज़ में कर सकते हैं, क्रिप्टोज़ में कर सकते हैं, फ़ॉरेक्स में कर सकते हैं। तो बहुत सारे एवेन्यूज़ हमें मिले हैं, एक नहीं चले तो दूसरा, दूसरा नहीं चले तो तीसरा, कहीं न कहीं जो है आप इन्वॉल्व्ड रह सकते हो, राइट? यहाँ पर देखिए वही चार्ट बिटकॉइन के चार्ट को मैंने डेली चार्ट पे आपके लिए दिखाया है थोड़ा-सा ज़ूम करके और आप देख सकते हो कि वही सेम एनालिसिस है कि यहाँ से आप ट्रेंड लाइन पे ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन ज़ोन पे आ चुका है। अब यहाँ से ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट चाहिए और इस तरह से अगर प्राइस यहाँ से ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट करके वापस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाती है, तो बिटकॉइन में अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाले हफ्ते में बिटकॉइन कैसा बिहेव करेगा। राइट? तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक बहुत-बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि थोड़ा-सा ऐसे नीचे भी आकर ऊपर की तरफ चले जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्रेकआउट, उसके पहले कुछ नहीं, राइट? इट्स नॉट डन अंटिल इट इज़ डन। ये मैं बार-बार रिपीट करता हूँ, अपने मेंटीज़ के साथ भी रिपीट करता हूँ कि भाई कभी भी असम्पशन पे काम मत करो, असम्पशन मत करो। असम्पशन क्या करना है भाई? असम्पशन से काम नहीं होता है। आपको जो चाहिए आपको सामने आँख के सामने दिखनी चाहिए, ऑलराइट? तो अपने एनालिसिस पे विश्वास करो बॉस, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई और तरीका नहीं है मार्केट में देखिए मैं साफ-साफ बोलता हूँ, ये जो कॉल, टिप जो है ना रिसर्च ये सब के पीछे मैंने भी बहुत पैसे खर्चा किए हैं। मैंने भी बहुत लोगों से बहुत रेप्यूटेड लोगों से कॉल्स या जो टिप्स उनकी रिसर्चेज़ ली हैं। अच्छे जिसे मतलब कि जो काफ़ी फेमस बंदे हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, जो कि आपको चैनल्स पे दिखेंगे, मीडिया चैनल्स पे दिखेंगे, उन लोग से मैंने बहुत सारे सर्विसेज़ लिए हैं। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? तो फिर उसके बाद ही जो है अपने आप ज़िम्मा उठाया और फिर अपने आप जो है काम करना शुरू किया, तो कुछ बेटर है, राइट? तो अब आइए हम एथेरम पे आते हैं और एथेरम को देखेंगे तो एथेरम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ज़ोन पे आ चुका है। आपको अगर याद है लास्ट वीक हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था कि बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोन पे एथेरम है और ये देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट की प्रिपरेशन चल रही है, राइट? एक अच्छे कैंडल के साथ जो है, बहुत बड़ा एनगल्फिंग कैंडल के साथ जो है अपने ऑल टाइम हाइज़ के पास है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो 4800 का जो है नेक्स्ट लेवल है, राइट? अगर आप देखोगे एथेरम के चार्ट पे जाकर तो 4800 का जो है वो नेक्स्ट लेवल एथेरम में दिखाई दे रहा है। तो एक बार ब्रेकआउट हो जाए और उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाए, तो फिर अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलने की संभावना है। तो लेकिन ब्रेकआउट होना बहुत-बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इथेरियम में भी आपको कुछ ना कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। तो मतलब क्रिप्टोज़ रेडी है टू गिव यू सम एक्शन इन द कमिंग वीक। तो आप भी रेडी हो जाइए। और यहाँ पे देखिए इथेरियम के डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि वही 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे देखिए किस तरह से 10-20 डे के मूविंग एवरेज के साथ मोहब्बत करके ये आगे बढ़ रहा है। तो अभी भी अगर ये वापस इस 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे आए, सपोर्ट लेके फिर ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाए, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस खा ले, मतलब ये ब्रेकआउट ना करने के बजाय कुछ ऐसा करके नीचे आ जाए, तो फिर चिंताजनक बात है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ब्रेकआउट जब तक ना हो, आप कुछ भी असम्पशन मत करिए। इट्स नॉट डन अंटिल इट इज़ डन। तो ब्रेकआउट होने के बाद फ्रेंड्स रास्ता ऊपर का बहुत बड़ा है, तो फिर वहाँ पर राइड करिए ना। क्यों बिना मतलब यहाँ पर मतलब बुल्स और बेयर्स देखिए कोई भी ब्रेकआउट लेवल्स पे ना बुल्स और बेयर्स का झगड़ा होता है। बेयर्स बोलते हैं नहीं ब्रेकआउट होने देंगे, बुल्स बोलते हैं ब्रेकआउट मैं करूँगा। तो क्यों 2 जन के झगड़े के बीच में पड़ रहे हो, राइट? अपना निकलो और चुपचाप जब रास्ता साफ हो तब जाएँगे। व्हाई यू आर ट्राइंग टू लाइक पुट योर फीट इन द मडी वाटर्स। कीचड़ में गिरोगे तो कपड़े ही गंदे होने, राइट? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद आराम से आप जो है वो प्लेस करिए। और देखिए फ्रेंड्स जैसे मैं बोलता हूँ कि ना कि आप इंट्राडे में भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो बिटकॉइन जो है या इथेरियम जो है वो आपके लिए बहुत-बहुत अच्छा मूवमेंट बनाकर देते हैं, बहुत-बहुत अच्छा स्कोप देते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए ये इंट्राडे में ये एक सिग्नल आया था और उसके बाद यहाँ से 10% की मूव जो है 1 घंटे के चार्ट पे मैं दिखा रहा हूँ इथेरियम के चार्ट पे 10% की मूव जो है वो कैप्चर की इस सिस्टम ने। ये जो सिस्टम है या ये जो कांसेप्ट है, ये हमारे एक क्रिप्टो प्रोग्राम में है जो कि हम आपके लिए फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं। अब ये फ्री में कैसे अवेलेबल होगा? देखिए क्रिप्टोज़ को ट्रेड करने के लिए भी आपको ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे। जैसे आपका स्टॉक का अकाउंट खुला हुआ है, वैसे ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाना है। एफएनओ कैटेगरी में आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको टीडीएस वीडीएस का झमेला नहीं है। ये नॉर्मल आपका एफएनओ जैसे अकाउंटिंग होता है, वैसे अकाउंटिंग होगा। एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ ही काम करे, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया इन्होंने बहुत सारे ब्रोकर्स को लाइसेंस दे रखा है, उनके साथ ही काम करें, किसी भी अनरजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ना काम करें, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऐसा ही एफआईयू रजिस्टर्ड एक ब्रोकर जो है, वो है डेल्टा एक्सचेंज, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया मेरे ख्याल से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इनमें वॉल्यूम्स हैं,
इनमें अच्छा स्प्रेड है, इनमें ऑप्शन का भी आपको जो है वो सुविधा मिलती है। तो आप फ्यूचर्स भी ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन भी ट्रेड कर सकते हो। लेवरेज जो है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेवरेज ये प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एवरेज में फ़ायदा जितना है उतना लेवरेज में खतरनाक भी है। आग से ज़्यादा खेलोगे तो हाथ जल जाएगा। वही आग खाना बनाती है, वही आग पूरा का पूरा घर झोंक सकती है। तो याद रखिएगा लेवरेज उसी आग के तरह है। तो स्मार्टली यूज़ करिए तो आपको फ़ायदा मिलेगा और जैसे ही काबू के बाहर करोगे तो पिट जाओगे। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि आप एक छोटे से कैपिटल के साथ 10,000 के साथ भी आप जो है वो ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो, अगर आपके पास एक सिस्टम है तो, अगर आप रिस्क ठीक से समझते हैं तो। तो हम लोगों ने क्या किया है, आपके लिए एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है और उस लिंक के थ्रू अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाते हो और हमें इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेजते हो कि आपने अकाउंट खुलवा लिया और वो आपका अकाउंट जो है ना वो वेरीफाइड हो जाना चाहिए। डेल्टा एक्सचेंज वाला आपके अकाउंट को वेरीफाई कर देगा। वेरीफाइड हो गया आपका अकाउंट, आप हमें अपना यूज़र आईडी भेज दो इस नंबर पे, तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है, वो आपको इस कोर्स का एक्सेस दे देगा। आप ये कोर्स को एक्सेस कर पाओगे और फिर आप जो है ये सिस्टम को जो है अप्लाई करना सीख जाओगे। ये किस तरह से आप ये सिस्टम अपने आप जो है अपने चार्ट्स पे लगाना सीख जाओगे, राइट? तो इंट्राडे में जैसे मैंने आपको कहा कि बिटकॉइन्स या इथेरियम जो होता है वो ट्रेड करने के लिए सबसे एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि वॉलेटिलिटी होती है, मूवमेंट होती है। तो ऑफ कोर्स अगर आपके पास एक सिस्टम होता है तो आपको वो चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती है करने में। सो दिस इज़ इट। आपके लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इफ यू विश यू कैन जस्ट गो एंड क्लिक इट एंड ओपन द अकाउंट एंड देन गेट द प्रोग्राम। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए यूएस डॉलर और आईएनआर। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन यहाँ पर बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए पिछले हाइस के पास तो लास्ट वीक ही पहुंच गया था, है ना? रूपी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हुई थी और लास्ट वीक पिछले हाइस के पास पहुंच गया था। याद है, अगर आप हमारे 2-3-4 हफ्ते पहले के एनालिसिस को जाकर देखोगे तो हम लोगों ने आपको इस चीज़ के बारे में पहले ही आगाह कर दिया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या हुआ है कि ये देखिए 52 वीक हाई पे टप्पा खाकर ये वापस जो है 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे आ चुका है। और 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे एक चीज आप देखिए, इस वाली मूव को और इस वाली मूव को थोड़ा सा कंपेयर करिए। यहाँ पर आप कैंडल देख रहे हो, यहाँ पर जो है ना स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, लेकिन यहाँ पर जो 10-20 डे के मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है ना, उतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं आया है। आरएसआई देखेंगे आप तो आरएसआई भी 60 पे बाउंस खा रहा है। तो अब अगर प्राइस मेरे फ्रेंड यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस करके चली गई और अपने एक नया ऑल टाइम हाई बना लिया, या रुपी ने एक नया ऑल टाइम लो बना लिया, डॉलर ने ऑल टाइम हाई बना लिया, इस पेयर ने ऑल टाइम हाई बना लिया और रुपी ने डॉलर के कंपैरिजन में एक नया ऑल टाइम लो बना लिया, देन थोड़ी बहुत तकलीफ वाली बात दिख सकती है इंडियन मार्केट्स के कंसेप्ट में, इंडियन मार्केट के कोर्स में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है यूएसडी आईएनआर में, और ये कंपैरिजन करने से आप जो है मार्केट में थोड़ा बहुत अपने आप को जिसने बोलते हैं ना चेतना में रख सकते हो, राइट? यू कैन कीप योर सेल्फ लिटिल बिट अलर्ट इन द मार्केट्स। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आने वाले हफ्ते में कि यूएसडी आईएनआर किस तरह से बिहेव करता है, क्योंकि ये एक सीधा सीधा आपको बैरोमीटर दिख रहा है मार्केट का, राइट? अगर तोड़ देता है 10-20 डे के मूविंग एवरेज को और नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है तो बहुत अच्छा है, वी ऑल वांट दैट। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस करके वापस ऊपर जाता है, न्यू हाइस बनाता है और फिर यहाँ पर अपने आप को मेंटेन करके रखता है, ये जो 88-89 के ऊपर अगर अपने आप को मेंटेन करके रखता है, तो फ्रेंड्स अच्छी बात नहीं है आपके इक्विटी के लिए। तो हो सकता है थोड़ा और गहराई में करेक्शन देखने को हम लोगों को मिल जाए। तो इस चीज़ पे खासम खास ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन आपके लिए, और एक तरह से एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी, ये टेक्निक भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस चक्कर में, राइट? अब हम आते हैं स्टॉक्स पे। यूएस मार्केट्स के स्टॉक्स देखेंगे, वैसे बहुत सारे स्टॉक एक्सटेंडेड हैं, बहुत सारे स्टॉक्स गिर चुके हैं, कोई खास डायरेक्शन दिख रहा नहीं, लेकिन जिन स्टॉक्स में भी अच्छा मूवमेंट दिखाई दे रहा है मैं वही आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जब पर्सनली यूएस मार्केट्स के स्टॉक ट्रेड करता हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं मेगा कैप और लार्ज कैप ही ट्रेड करूँ, क्योंकि इतना एक्टिव नहीं हो पाते हैं जब हम यूएस मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, क्योंकि रात को चलती है वो मार्केट्स, तो हम जनरली लार्ज कैप या मेगा कैप ही करते हैं। तो जब भी आप देखो, जब भी मैं कोई भी कवर करता हूँ आपके साथ, मैं जनरली लार्ज कैप या मेगा कैप स्टॉक्स ही कवर करता हूँ, राइट? हम आते हैं सबसे पहले एप्पल पे। एप्पल में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, भाई डिस्कस भी किया था,
शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी कि एप्पल रेडी हो रहा है ब्रेकआउट के लिए, और आप देख सकते हो कि कितनी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम लोगों को एप्पल में मिली। देखिए ये ट्रायंगल देख रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल, ये हम लोगों को बता रही थी कि भैया यहाँ से एप्पल जो है मूवमेंट के लिए रेडी है। नीचे लेवल्स पे या कोई ना कोई टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो चुका है, और उसके बाद आप देखो अर्निंग्स पे शेकआउट करते हुए, और फिर उसके बाद यहाँ से वापस स्ट्रॉन्ग मुड़ते हुए। बहुत टिपिकल ये जो होता है ना शेकआउट पैटर्न होता है, बहुत टिपिकल ट्रैप पैटर्न होता है। अर्निंग्स पे गिरा देते हैं और एक अच्छे भले फॉर्मेशन को खराब कर देते हैं, फिर दूसरे ही पल मार्केट को वापस उठा के ले जाते हैं। तो ये जो एप्पल ये स्टॉक है ना, ये अकेले ना नैस्डैक को टान रहा है अभी। ये बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ा मेगा कैप कंपनी है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट एप्पल में मिला है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को एप्पल ने तोड़ा है। नेक्स्ट जो लेवल है आप देख सकते हो 250 के आसपास है। अब यहाँ से अगर ये वापस रिट्रेस करके ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, तो मेरे ख्याल से एप्पल में आप जो है थोड़ा-सा दिमाग लगा सकते हो, अगर आपके पास यूएस मार्केट का एक्सेस है तो। नहीं तो आपके कोई फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव यूएस मार्केट्स का जो ट्रेड करते हैं, जिनके पास एक्सेस है, उनके साथ ज़रूर शेयर करिए ये वीडियो। तो थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है, और रिट्रेसमेंट में ये मेक श्योर करना है कि ये जो ब्रेकआउट ज़ोन है ये टूटे नहीं, और फिर यहाँ से प्राइस वापस ऊपर जाने की चेष्टा कर सकती है। यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि किस टाइप का प्राइस एक्शन बनता है। नेक्स्ट हम आते हैं टेस्ला में। अगेन टेस्ला की बात करते हैं। बहुत दिनों से ये साइडवेज मूव में था, और अब वापस देखिए अटेम्प्ट कर रहा है ब्रेकआउट का, राइट। देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनता है, इसको वीसीपी पैटर्न बोला जाता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मेरे ख्याल से पैटर्न है ट्रेड करने के लिए। तो वीसीपी के ऊपर भी एक प्रोग्राम हम लोगों ने बना रखा है, शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं। आप वीसीपी पैटर्न का प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहो तो आपको वीसीपी पैटर्न के बारे में इन डेप्थ में चीज़ें पता चलेगी। तो आप देख सकते हो कि वीसीपी जो है यहाँ पर ये पैटर्न बना है, मार्क माइनरवनी साहब का पैटर्न है, और यहाँ पर देखिए ये स्ट्रॉन्ग जो है, एक यहाँ पर आपको एरो दिखाई दे रहा है, उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट, एक बार ब्रेकआउट हो जाए तो टेस्ला में अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलती हुई हम लोगों को दिखाई दे रही है, राइट। तो यहाँ पर एक मल्टीपल ब्रेकआउट हम लोगों को सिस्टम पहले से मिल ही चुका है। तो ये जो है टेस्ला का आपका एनालिसिस है। नेक्स्ट आते हैं जो कि एनएलवाई, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ डिस्कस किया था, अभी भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए कितनी यहाँ पर जो ना मल्टीपल ये ब्रेकआउट्स हम लोगों को दिखाई दे रही हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे। तो ऑफकोर्स ये मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट में आपको पता चलता है। तो अब ये देखिए प्राइस ब्रेकआउट होकर कंसोलिडेट कर रही है। अगर यहाँ से इस कंसोलिडेशन से फर्दर ब्रेकआउट होगा तो एनएलवाई जो है वो अपने प्रीवियस हाइस जो कि करीबन 21.59 21.60 के आसपास जो है वो आपको जाता हुआ दिखाई देगा, राइट। और ये जो ब्लू डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये प्राइस के नीचे आप ध्यान से देखो, ये ब्लू डॉट्स बताते हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है वो बना है, राइट। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बाहुबल जिसे हम बोलते हैं वो प्राइस पे आ चुका है। तो आप देख सकते हो कि एनएलवाई पे भी ये ब्लू डॉट आपको दिखेंगे, ऑलराइट। तो ये है एनएलवाई जो कि यूएस मार्केट्स का स्टॉक है। अब फ्रेंड्स इसी के साथ ये आज का एपिसोड हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा है। हमारा जो गोल है वो ये है कि आप सीखो कि किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस को आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो अपने आप को मार्केट्स में टाइम करने के लिए, मार्केट्स को समझने के लिए, मार्केट्स की गहराइयाँ जानने के लिए। अगर आपने सीखा, अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको लगता है कि हम लोगों ने एफर्ट डाला है आपको सिखाने के लिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत।